हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हिंदी में हमारे यूट्यूब चैनल पर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलाई जा रही थी, है ना। और हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक से एमसीक्यूज़ देखे हैं, जैसे लोक प्रशासन से, ठीक है, राजनीतिक थ्योरी से संबंधित, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन सब टॉपिक से हम लोगों ने एमसीक्यूज़ देखे थे, है ना। और जो लोक प्रशासन है उसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को एनालाइज किया था, ठीक है। और यह लेक्चर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा आपके लिए। तो आज उसी कड़ी में हम लोग लोक प्रशासन से संबंधित इसका सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं, जहाँ पे अगले 30 प्रश्नों को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यह आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसको अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का सेशन, ठीक है। तो देखिए, ये मेरे बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है वो यहाँ पे देखिए, इसमें है, निम्न में कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है। स्पॉइल सिस्टम, ठीक है। तो स्पॉइल सिस्टम क्या था? स्पॉइल सिस्टम ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स की पोजीशन पे अपने जो राजनीतिक दल जो विजेता हो जाते थे, जो राजनीतिक दल पावर में आ गए, ठीक है, वो अपने लोगों को ब्यूरोक्रेसी में भरते थे, ठीक है। तो इसको स्पॉइल सिस्टम कहा जाता था अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा राष्ट्रपति अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जैक्सन, ठीक है। तो जैक्सन ही इनके जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ये 1829 में राष्ट्रपति बने थे। तो और उन्होंने ही विधिवत, जिसको लूट प्रथा या स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है, वो लागू किया था, ठीक है। तो लूट प्रथा भी स्पॉइल सिस्टम को ही कहा जाता है, यह ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक। और उनका कहना था कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आए उसे अपने समर्थकों को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। कार्मिक अस्थायी होते हैं तो कामचोर और अनुत्तरदायी हो जाते हैं, तो अतः उन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होना चाहिए, ठीक है। तो यह एक संरक्षक नौकरशाही का एक प्रकार है, ठीक है। और इसको जनरली हायरिंग और फायरिंग की प्रणाली भी कहा जाता है। तो हायरिंग और फायरिंग प्रणाली भी इसी को कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, हायरिंग फायरिंग प्रणाली, ठीक है। मतलब हायरिंग करना है और जब मन करे वो कर देना है, ठीक है, फायर कर देना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ग्रेक्यूनास के अनुसार, ठीक है, संगठन के 3 संबंधों में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपके प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध, आड़े तिरछे संबंध या दोहरे आड़े तिरछे संबंध। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोहरे आड़े तिरछे संबंध। यह सम्मिलित नहीं है इस जो ग्रेक्यूनास ने संगठन के 3 संबंध बताए हैं उनमें से, ठीक है। बाकी जो हैं वो इनसे सम्मिलित है, तो इनको नोट डाउन करके याद कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार, ठीक है, शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? आपको फील करना है, यहाँ पे बताना है, ठीक है, यहाँ पे भरना है। तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार? 3, 5, 4 या 6? पॉज करके बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। पहला उन्होंने बताया करिश्माई, ठीक है, करिश्माई सत्ता। दूसरा उन्होंने बताया परंपरागत सत्ता, ठीक है। और तीसरा उनके द्वारा बताया गया कानूनी तर्कसंगत सत्ता, ठीक है। तो मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए, ये तीनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और जैसे करिश्माई सत्ता किसी राजनीतिक नेता
या लोकप्रिय जननायक के अनोखे व्यक्तित्व का परिणाम होती है, जैसे मोदी जी हैं हमारे कंट्री में, तो उनको माना जाता है कि एक करिश्माई नेता हैं, है ना, करिश्मेटिक लीडर है, उनका ऑरा बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से मोदी जी हो गए, ठीक है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, ठीक है। और तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। और आपके ऑप्शंस हैं संवेदनशीलता, सामाजिक सुरक्षा, उत्तरदेयता या पारदर्शिता, ठीक है। तो बताइए सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारदर्शिता, ठीक है। पारदर्शिता का क्या अर्थ है? खुलापन, ठीक है, यानी सूचना की आसानी से प्राप्ति और उत्तरदायित्व ये होना चाहिए, ठीक है। तो पारदर्शिता का मतलब खुलापन से है। और किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य होते हैं, ठीक है। सरकार और नौकरशाही को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, ठीक है, भारतीय संसद ने 15 जून 2005 को सूचना के अधिकार कानून को पारित किया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, सूचना के अधिकार कानून कब पास हुआ? 15 जून 2005 को पारित किया गया संसद के द्वारा, ठीक है। किस लिए? ताकि जो सरकार और नौकरशाही जो है को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, ठीक है, और उनके कामकाज में पारदर्शिता लाई जाए। तो यदि पूछा जाए, ठीक है, आरटीआई एक्ट कब बना? तो 15 जून 2005, ठीक है। और आपको पता होगा सरकार के लिए सूचना या इसे न देने के कारण 30 दिनों के भीतर अनिवार्य कर दिया गया है, यानी जैसे आप लोगों ने आरटीआई फाइल किया तो 30 दिनों के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा सरकार से या सरकार की एजेंसी से, ठीक है। नहीं मिलता है तो फिर दंड का प्रावधान है, कितनी फाइन लगेगी, वो सब चीज़ें अलग बात है, ठीक है। बट इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों और अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना है, किसने कहा? पिफनर ने, एल.डी. व्हाइट ने, मॉस्टिन मार्क्स ने या डिमॉक ने, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मॉस्टिन मार्क्स ने कहा यह स्टेटमेंट। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे बताना है कि किसने ब्यूरोक्रेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयुक्तोत्पत्ति की थी, ठीक है। तो सबसे पहले किनके द्वारा प्रयोग में लाया गया था, ठीक है, बताइए। ब्यूरोक्रेसी शब्द का सबसे पहले किन्होंने यूज किया? मैक्स वेबर, विंसेंट डी गोर्ने, ठीक है, लॉस्की या फ्रेडरिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विंसेंट डी गोर्ने, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। और उनका जो बेसिकली कहना था, उन्होंने एक बार कहा था कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है, यह बीमारी ब्यूरोमेनिया कहलाती है, ठीक है। तो ब्यूरोमेनिया आदि ब्यूरोक्रेसी से संबंधित पूछा जाए कि किनके द्वारा कहा गया था, जो बीमारी के रूप में था, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा, ठीक है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जैसे जब खराब हो जाती है किसी भी देश की, तो वहाँ पे जो व्यवस्था है वो बहुत चरमरा जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जे.एम. पिफनर, एल.डी. व्हाइट, वुड्रो विल्सन या लूथर गुलिक, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वुड्रो विल्सन, ठीक है। तो वुड्रो विल्सन ने यह स्टेटमेंट दिया, उनका यह कहना था, ठीक है। और जो एल.डी. व्हाइट हैं, इनका बेसिकली ये कहना था कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, वो सारे कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक नीतियों को पूर्ण करना और उनको लागू करना होता है। तो जो भी पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है, जो लोगों के लिए है, उनको लागू करना और उनको फॉर्मुलेट करना, या लोक प्रशासन के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वैसे इस क्वेश्चन का सही जवाब वुड्रो विल्सन होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, संगठनात्मक इकाई जिसको योजना निर्मात्री, परामर्शदात्री, शोधकर्ता तथा समन्वयक की भूमिका का निर्वहन करना होता है कहलाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। ठीक है, सूत्र एवं स्टाफ या फिर कार्यपालिका। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए, कोशिश कीजिए सही जवाब देने का। सूत्र एवं स्टाफ या कार्यपालिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टाफ। ठीक है, तो स्टाफ का जो अर्थ होता है जनरली क्या होता है, छड़ी होता है। जिस प्रकार जैसे किसी बूढ़े आदमी को छड़ी का सहारा होता है, उसी प्रकार सूत्र अभिकरण जो होता है, ठीक है, सूत्र अभिकरण, उसका सहारा, सूत्र अभिकरण भी स्टाफ का सहारा लेकर के काम करता है। ठीक है, इसका मतलब छड़ी होता है, तो सूत्र अभिकरण, जिस तरह बूढ़े आदमी छड़े का सहारा लेते हैं, उसी तरह सूत्र अभिकरण स्टाफ का सहारा लेते हैं। ठीक है, और स्टाफ का काम ये जो दिया गया है वही है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। भारत में जो स्टाफ अभिकरण होगा, उनका एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख सकते हैं, जैसे पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिवालय हो जाएगा। ठीक है, या फिर संघ लोक सेवा आयोग हो जाएगा, यूजीसी हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं, ये सारे जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टाफ अभिकरण के उदाहरण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का तात्पर्य है क्या है, एक कार्मिक को मात्र एक वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करने चाहिए, अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके, अधीनस्थों के ऊपर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्थापित नियंत्रण या निरीक्षण, या कार्मिकों की वह संख्या जिसको नियंत्रित किया जा रहा हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके, तो यह नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का तात्पर्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भारत में संस्थानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो संस्थानम कमेटी और वोहरा कमेटी जो थी, ठीक है, उन्होंने किस विषयों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, आतंकवाद और दल बदल पर, या भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से संबंधित ये दोनों कमेटियां थी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और संस्थानम समिति का गठन कब हुआ था, 1962-64 के बीच में। ठीक है, 63 बेसिकली मान लीजिए। क्यों, क्योंकि लोक सेवाओं में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो उसको देखते हुए इनका गठन किया गया था। और 1993 में वोहरा समिति का गठन हुआ था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें अपराधीकरण की समस्या का अध्ययन उन्होंने किया, राजनीति व अपराधियों के बीच तालमेल, ठीक है, राजनेताओं और नौकरशाही में किस प्रकार का तालमेल है, इसके बारे में उन्होंने बात किया। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने किस संगठन का स्थान लिया है। ठीक है, बताइए। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा नियंत्रण प्राधिकरण सीसीए, एकाधिकार नियंत्रण परिषद एमसीसी, भारतीय मुक्त व्यापार अधिकरण आईएफटीए, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग एमआरटीपीसी एक्ट। ठीक है, तो बताना है इनमें से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस संगठन का स्थान लिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमआरटीपीसी जिसको बोलते हैं, उनका जगह पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। ठीक है, और जो एक 2002 का नियम है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा नियम 2002 के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। और इसको विधिवत रूप से गठन किया गया था 2009 में, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 2009 में इसका गठन हुआ था। और आपको ध्यान में आपको पता होना चाहिए एमआरटीपीसी का जो गठन हुआ था, ठीक है, वो 1969 में हुआ था, 1969 में, ठीक है। किनकी कहने पे? तो एक कमेटी बनी थी, उनका नाम था राघव समिति। तो राघव समिति से संबंधित यह बात थी, जिन्होंने एमआरटीपीसी का गठन किया था 1969 में, ठीक है। और इसी को निरस्त करके इसके स्थान पे ये प्रतिस्पर्धा नियम लाया गया 2002 का अधिनियम, ठीक है। और फिर 2009 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना। 2002 में नियम आ गया था, अधिनियम यानी कानून बन गया था, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो अथॉरिटी बनी वो 2009 में बनी, ठीक है। तो इतना सा बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरण होती है। यह कथन किसका है? राष्ट्रपति केनेडी, राष्ट्रपति रूजवेल्ट, राष्ट्रपति निक्सन या राष्ट्रपति बिल क्लिंटन? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति रूजवेल्ट का यह कथन है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना, ठीक है, सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा की विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग्य है। यह कथन किनका है? फुल्टन समिति का, नॉर्थकोट प्रतिवेदन का, हूवर आयोग का या भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग का? तो इसका क्या, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुल्टन समिति का, ठीक है। उनका कहना यही था कि समय समय पर सही समय पर प्रमोशन होता रहना चाहिए, ठीक है। तो वो जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने यह मंतव्य प्रकट किया कि वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो किनके द्वारा कहा गया? चेस्टर बर्नार्ड, एफ.डब्ल्यू. रिग्स, वी.ए. थॉम्पसन, आर.के. मर्टन। ठीक है, तो इनका सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा एफ.डब्ल्यू. रिग्स। ठीक है, तो इनका ये कहना था। एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने लोक प्रशासन की परिवेश की व्याख्या के लिए बहुत सारे आदर्श मॉडल बनाए। ठीक है, और उन्होंने जैसे बताया कि किस प्रकार से होना चाहिए। जैसे रिग्स ने कहा कि पारंपरिक कृषि आधारित व लोक समाज जिस प्रकार से आधुनिक समाज है ना, और अलग अलग प्रकार का समाज, उन्होंने अलग अलग मॉडल बताया। बेसिकली एफ.डब्ल्यू. रिग्स डेवलपिंग कंट्रीज़ में, विकासशील देशों में काम करते हैं, काम किया है इन्होंने। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पर इन्होंने काम किया। ठीक है, और विकासशील देशों पर, और इन्होंने साला मॉडल करके एक दिया था। ठीक है, साला मॉडल करके एक इन्होंने अपना बताया था, और प्रिज्म ये मॉडल भी इन्हीं के द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा प्रिज्म ये मॉडल। तो इनसे संबंधित, एफ.डब्ल्यू. रिग्स से संबंधित ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, और इनका यही कहना था कि जो वेबर ने जो नौकरशाही का आदर्श दिया वो विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन। ठीक है, यह किनके द्वारा कहा गया? विलोबी, कौटिल्य, डिमॉक या मॉस्टिन मार्क्स? तो इस स्टेटमेंट को कहने वाले थे मॉस्टिन मार्क्स ने। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश है ने संगठन के आधार के रूप में 4P का समर्थन किया था। ठीक है, तो किनके द्वारा 4P का समर्थन किया गया? ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, ठीक है, एल.डी. व्हाइट, हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका लूथर गुलिक। शायद मैंने पहले भी बताया है इस क्वेश्चन को, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। लूथर गुलिक ने संगठन के आधार पर 4P का समर्थन किया। ठीक है, 4P कौन कौन से होंगे? तो मैं यहाँ पे एक बार से फिर से लिख देता हूँ। जिसको P से बोला उन्होंने पर्पस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं उद्देश्य, ठीक है, या लक्ष्य, है ना, लक्ष्य बोल दीजिए, ठीक है, या कार्य बोल दीजिए। फिर प्रोसेस, जिसको प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है,
तीसरा उन्होंने बताया पर्सन, ठीक, जिसको हम लोग व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक। और चौथा जो उनके द्वारा बताया गया वो पी फॉर प्लेस बताया गया, जगह, स्थान, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 पी का समर्थन किया है संगठन के आधार पर, ठीक है। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्टकोप के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। इसमें सीओ का क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो पोस्टकोप के बारे में आप लोग बहुत भली भांति जानते होंगे इसके बारे में, जिसको पी फॉर बोलते हैं प्लानिंग, है ना, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, ठीक है, सी फॉर, सीओ एक ही साथ हो जाएगा, ठीक है। तो सीओ फिर होता है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। आर फॉर क्या होता है, रिपोर्टिंग, और ये बी फॉर हो जाता है बजटिंग, ठीक है। तो सीओ का मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग। तो कॉरपोरेशन, कोऑर्डिनेशन या कंपनी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से सीओ का मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। तो इसको आप लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा, पी फॉर प्लानिंग जिसको नियोजन कहते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, स्टाफिंग कार्मिक वर्ग, डायरेक्टिंग निर्देश देना, कोऑर्डिनेशन मीन समन्वय बनाना, रिपोर्ट, फिर बजट। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय कहाँ पे हुआ, ठीक है। डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड या जर्मनी। तो ओम्बुड्समैन जिसको बोलते हैं, ओम्बुड्समैन, ठीक है, इस संस्था का सबसे पहले अभ्युदय कहाँ पे हुआ, तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्वीडन। कब हुआ था, 1809 में स्वीडन में हुआ था सबसे पहली बार, ठीक है। तो इसका बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए। और 1962 में, ठीक है, 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह प्रणाली अपनाई थी, ठीक है। तो न्यूजीलैंड और नॉर्वे, तो ये पहले वैसे कंट्रीज थे इनके, स्वीडन के बाद शायद, तो इन्होंने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। और भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सबसे पहले 1960 की दशक में स्टार्ट हुआ विचार करना इसके बारे में, ठीक है। और जो कानून मंत्री उस समय अशोक कुमार सेन थे, उनके द्वारा यह कहा गया था। तो इनका नाम खाली याद रखिएगा, अशोक कुमार सेन, जो उस समय के कानून मंत्री थे 1960 के दशक में, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में बात किया था, ठीक है। और लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द, ठीक है, यदि पूछा जाए कि लोकपाल और लोकायुक्त, इनके बारे में यह शब्द सबसे पहली बार किनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो किनके द्वारा, एल.एम. सिंघवी के द्वारा, एल.एम. सिंघवी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है, ठीक है। मूने, रेले और मूने, एल.डी. वाइट या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा रेले और मूने, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पद सोपान जिसको अंग्रेजी शब्द क्या कहते हैं, हायरार्की, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, सत्ता या फिर एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, पद सोपान, इसका मतलब हायरार्की बतानी है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, है ना, कि अलग अलग लेवल पे कौन कौन सी अथॉरिटी है, ठीक है। और पद सोपान के बिना किसी प्रशासनिक संगठन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना, क्योंकि किसका क्या वो कहते हैं, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, कितना पावर होगा, ये उसी में हायरार्की पद सोपान के जरिए ही पता चलता है। तो इस प्रश्न का जवाब रेले और मूने हो जाएगा, ठीक है। और तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेसेस फेयर अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था, ठीक है। स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, दोनों से, या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी,
स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से। ठीक है, और इनके अनुसार क्या था कि राष्ट्र की जो समृद्धि है उसको बढ़ाने के लिए राज्य को अहस्तक्षेप नीति अपनानी पड़ेगी। अहस्तक्षेप, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो व्यक्तियों की जो आर्थिक गतिविधि है उसमें राज्य किसी प्रकार से हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, और राज्य का मेनली जो 3 कार्य उन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा बताया गया वो है सुरक्षा करना। ठीक है, राज्य सिर्फ सुरक्षा करेगा, न्याय करेगा या फिर सार्वजनिक निर्माण का कार्य करेगा। ठीक, सार्वजनिक निर्माण का काम करेगा। तो इस प्रकार से 3 कार्य बताए गए। ठीक है, कि स्टेट का 3 काम होगा, बाकी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की? ऑप्शन: तार्किकता, गोपनीयता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी से भूमिका। ठीक है, बढ़ोतरी में भूमिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। तो मार्क्स का कहना था, ठीक है, कि नौकरशाही की प्रशंसा इस रूप में की जा सकती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यह स्टेटमेंट मार्क्स का ध्यान में रखना है। ठीक है, और मार्क्स केवल एक ही बार नौकरशाही को जनरली बताते हैं। ठीक है, मतलब प्रशंसा करते हैं इसी रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो बताना है कि यह कब बना। आपके ऑप्शंस देख लीजिए। अप्रैल 1953 में, फरवरी 1951 में, जनवरी 1950 में या मार्च 1954 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जनवरी 1950 में। ठीक है, तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का गठन कब हुआ था? एक सेकंड, इसका ये सी नहीं हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्च 1954 में। ठीक है, तो भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में जो एक कमेटी बनी थी उसका नाम था LH एपलबी कमेटी। ठीक है, तो पॉल H एपलबी कमेटी, तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा, पॉल H एपलबी। ठीक है, एपलबी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉल H एपलबाई, इस तरीके से लिखते हैं। तो इस कमेटी की सिफारिश पर मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सेकंड, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसको मिटा देते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण, सुधार एवं पेंशन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ठीक है, गृह मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, विधि व न्याय मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय इसके लिए जिम्मेवार है, उत्तरदायी है। ठीक है, तो जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसी को पॉल H एपलबाई की रिपोर्ट के अनुसार ही इस कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत एक संगठन एवं नियमन प्रभाग का स्थापना किया गया था। ठीक है, और उसी के धीरे धीरे चल करके यह एक जो बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, उसका गठन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? हम लोगों ने पहले भी देखा, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ज्योति बसु या LM सिंघवी। तो LM सिंघवी के द्वारा, ठीक है, इन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ अच्छे से, आप लोग देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र, ठीक है, उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वह आदेश जो किसी दायित्व में जानबूझकर असफल होता है,
जो तटस्थता की रेखा पर है, यानी या तो बिल्कुल स्वीकार्य है या बिल्कुल अस्वीकार्य, जो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है, जो स्पष्टतः अस्वीकार्य होंगे। तो बताइए कि कौन से उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, जो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है। ठीक है, तो चेस्टर बर्नार्ड द्वारा, याद रखिएगा, उदासीनता के क्षेत्र के बारे में उनके द्वारा बताया गया और उसमें ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैट्रिक डनलवी ने, ठीक है, नवलोक प्रबंधन, जिसको एनपीए बोलते हैं, ठीक है, एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कौन से 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं। तो 3 प्रमुख घटक कौन कौन से उनके द्वारा कहा गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विसमुच्चयन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण। तो यह न्यू पब्लिक मैनेजमेंट नवलोक प्रबंधन के अंतर्गत पैट्रिक डनलवी ने 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड, हमें सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है, मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फ्रेडरिक टेलर क्या फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, पीटर ड्रकर मेंटल रेवोल्यूशन, चेस्टर बर्नार्ड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, अब्राहम मस्लो मोटिवेशन। तो किनके द्वारा किस प्रकार का कंसेप्ट दिया गया, यह बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फ्रेडरिक टेलर किससे संबंधित है, तो यह मेंटल रेवोल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेंटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट फ्रेडरिक टेलर ने दिया। पीटर ड्रंकर, ठीक है, इनके द्वारा क्या कहा गया, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा क्या बताया गया, तो चेस्टर बर्नार्ड ने बताया फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, इसको मिला लीजिए। अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन का सिद्धांत दिया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड, इसमें लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्रशासन के सिद्धांत, राजनीति, प्रशासन द्विभाजन, चुनौती का युग, पहचान का संकट, लोक नीति परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो हमको इसको सजाना है आरोही क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कब कब का आया। तो देखिए, यहाँ पे है प्रशासन के सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले आया, पहले यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले 2, फिर 1, फिर 3, 4, 5। ठीक है, तो 2 राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन। ठीक है, यह 1887 से लेके 1926 तक माना गया, तो इसको याद रखिएगा। फिर प्रशासन के सिद्धांत, ठीक है, यह कब माना जाता है, इसका टाइमलाइन 1927 से 37, इसको बहुत जरूरी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चुनौती का युग 1938 से लेके 47 तक। ठीक है, इसका, और पहचान का संकट कब हुआ, जिसको क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी भी बोलते हैं, 1948 से लेके 70 तक। और लोक नीति परिप्रेक्ष्य, ठीक है, 1970 से लेके अब तक। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अरेंज कर सकते हैं, और यह बहुत जरूरी है, डेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्जबर्ग को जाना जाता है। ठीक है, नौकरशाही सिद्धांत, उसके बाद है मानव संबंध सिद्धांत, नेतृत्व सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरणा सिद्धांत। ठीक है, तो हर्जबर्ग जाने जाते हैं अभिप्रेरणा सिद्धांत से संबंधित, अभिप्रेरणा सिद्धांत के लिए, और जो अब्राहम मैस्लो हैं वो मोटिवेशन थ्योरी से संबंधित हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इनके द्वारा जो लोकप्रिय पुस्तक लिखा गया हर्जबर्ग के द्वारा, उनको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक सेकंड में आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। ठीक है, तो पहली बुक जो उनके द्वारा लिखी गई, द मोटिवेशन टू वर्क। ठीक है, मोटिवेशन टू वर्क यह उनकी किताब है, 1959 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, दूसरा जो उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया वो है वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन। ठीक है, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन। ठीक है,
तो यह उनके द्वारा बुक लिखा गया, पब्लिश हुआ 1966 में। तो ये दोनों बुक के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी जानिएगा कि फ्रेडरिक हर्जबर्ग का जो प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत है, ठीक है, उनमें क्या बताया उन्होंने, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो उन्होंने बताया, एक तो प्रेरणा हाइजीन, ठीक है, और दूसरा उनके द्वारा कहा गया प्रेरणा रक्षण सिद्धांत, ठीक है, प्रेरणा रक्षण सिद्धांत, यहाँ भी सिद्धांत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत बताया, ठीक है, जिसमें पहला और दूसरा ये। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बुक के नाम भी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक रचनाएं हैं? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा कौन कौन सी किताब लिखा गया, कौन सा राइटिंग लिखा गया, तो वो बताना है, ठीक है। पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट्स या शॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो बताना है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए। तो ये देखिए, ये पीस रेट सिस्टम ये है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, हाँ ये भी है, ठीक है। तीसरा कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट्स, इसके बारे में नहीं, यह उनका नहीं है। शॉप मैनेजमेंट, हाँ उन्हीं का है, ठीक है। तो आप लोग यदि डेट भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जैसे अ पीस रेट सिस्टम जो आया 1895 में, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स उन्होंने 1906 में लिखा, और शॉप मैनेजमेंट जो उनका आया, ठीक है, वो शॉप मैनेजमेंट 1903 में आया, ठीक है। तो इस प्रकार से, और यह नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों हैं, उन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। और एक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्हीं के द्वारा लिखा गया, कब, 1911 में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। अच्छा, तो दोस्तों आज हम लोगों का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आज हम लोगों ने टोटल 30 प्रश्नों को देखा, ठीक है, 30 क्वेश्चंस को देखा जो लोक प्रशासन से संबंधित थे, और यह हमारा सेकेंड सेशन था, सेकेंड वीडियो था एमसीक्यू का, जो पब्लिक एड से संबंधित था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 60 प्रश्नों को कुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित देख लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगे होंगे, है ना। आप इनको बार बार देखिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आप हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करिए। आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम लोग अलग टॉपिक से लेकर के आएंगे और देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।